हो रहा है तो आपको प्रायर अपडेट मिल जाए। आज हम क्या करेंगे, मोस्ट रिसेंट जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कोशिश करूंगा कि 18 से लेके 22-23 तक के क्वेश्चंस हम देखें। उनकी हेल्प से कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। मोस्टली अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं, आपका लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चन का एरिया जो रहा है वो एक बेसिक वेक्टर स्पेस सब स्पेस का क्वेश्चन हर बार आया है, लगातार आया है। डायमेंशन पूछ लेता है, W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन पूछ लेता है, इस टाइप का ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, सब स्पेस बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। LILD का क्वेश्चन आया है एक, वहां से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आता है। आगे जाओगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक क्वेश्चन लगभग नहीं 100% सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन आता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन छोटा सा चार्ट है, चार्ट रट्टा मार लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, जो करना है कर लो, एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, 3 मार्क्स और 4.75 मार्क्स हर एग्जाम में। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, यहां से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो नेट एग्जाम के अंदर। अगला सेगमेंट आता है आपका लीनियर अलजेब्रा के अंदर डायगोनलाइजेबिलिटी। डायगोनलाइजेशन का एक क्वेश्चन पक्का है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का एक क्वेश्चन पक्का है। डायगोनलाइजेबिलिटी का सिंपल सा रूल है, AM = GM देख लो, आइगन वैल्यूज निकाल के, अगर फील्ड में आइगन वैल्यूज नहीं है तो सीधी ही बात खत्म हो गई, अगर है तो फिर AM GM देखना होता है। सेम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में है, 3-4 रूल हैं जो आप समझ लो उनसे, तो वहां से काम हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी जो है वो यहाँ पे काफी काम आता है डायगोनलाइजेबिलिटी में और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म दोनों में। टी इनवेरिएंट का एक कॉन्सेप्ट है, वहां से भी बहुत बार या फिर बार बार क्वेश्चन तो आया है, टी इनवेरिएंट सबस्पेसेस क्या होते हैं। यहां से आगे यानी कि ये जो मैंने बताया आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस है ना, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमल, कैनोनिकल फॉर्म, डायगोनलाइजेबिलिटी, ये आपका लीनियर का 70 से 80% तक कवर कर लेता है। इसके बाद में आता है फाइनल सेगमेंट, जिसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लो, वहां से एक क्वेश्चन बनता रहा है, बाइलिनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसके बाद में फाइनल जो है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस, वहां से एक क्वेश्चन तो लगभग हर बार आया है। क्वेश्चन बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपको डेफिनेशन भी पता है ठीक से तो आपका काम बन जा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट आया है, तब हवा भी नहीं लगी है। ये पूरे लीनियर का मैंने पूरा समराइज कर दिया कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। पूरा लीनियर अगर आप देखोगे तो लीनियर आपका 50 मार्क्स से लेके 60 मार्क्स तक वेरी करता है, कभी कभी 45 तक ही रेस्ट्रिक्ट हुआ है, बट जनरली आपको 6 से 7 क्वेश्चन, कभी कभी 8 आपको पार्ट सी में मिलते हैं और पार्ट बी में 4-5 क्वेश्चन है ना। सो अप्रोक्सीमेटली लीनियर जो आपका 50, 55, 60 यहाँ रहता है। लीनियर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर में आता है और होता भी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट। Most of the questions are doable. I know people who have attempted all the questions from linear algebra and corrected all of them. सारे के सारे सही, लीनियर में पूरे आउट ऑफ ऑल, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अबाउ द लाइन होते हैं, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट देम, जो आपकी रेंज में उनको करिए और स्कोर करिए, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू गाइज कैन इजीली पुट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज हम आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं आपको वही पैटर्न, हमारा एज यूजुअल वही रहेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको सोल्व करने का ट्राई करोगे, आप जैसे ही आंसर कर दोगे फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या उसका आंसर सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। की जाए फिर कार्रवाई शुरू। एक बार सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोल दो, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है, सारे तैयार हैं पेन पेंसिल के साथ। सर लास्ट से स्टार्ट करिए, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जहाँ से ज़्यादा आ रही है। देखो ज़्यादा तो आपका मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ वहाँ से आ रही है, बट हाँ ठीक है, हम सारे ले लेंगे। वेक्टर स्पेस में कम टाइम स्पेंड करेंगे या करेंगे ही नहीं, ठीक है। मैं मिक्सड अप रखूँगा सारा पैटर्न। करें फिर शुरू। एवरीवन ऑल सेट ऑलरेडी? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे तैयार है। अरे ये लीजिए, ये आपका दिसंबर 2018 का 4.75 मार्क्स का बेसिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज है
वहां से आया हुआ क्वेश्चन है, यू कैन से ऑपरेटर का क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको और आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन अगर पेपर में है तो 3 मिनट का है ना। लेट्स सी आप कितनी देर में सोल्व कर पाते हैं। लेट P3 be the vector space of polynomial with real coefficient of degree 3 at most and map from P3 to P3 and map is like this। बाद में आपसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई दिस आउट, वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं कुछ न्यू क्वेश्चंस भी आपको पुट कर दूंगा जो आपने शायद पहले ना देखे हो, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए जरूरी है। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? किसी को भी किसी भी टाइप की समस्या प्रॉब्लम है तो बता देना। खींचेंगे इस क्लास को थोड़ा लंबा, 10:30-11 तक तो एटलीस्ट। लेट P3 बी द आई सी नो आंसर सो फार। डी एक आंसर आया मेरे पास रतुल की तरफ से, डी। और कोई ट्राई करेगा? Anyone else wants to try the same question? मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन तो आप एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लो भले ही, है ना, को ऑपरेटर दे दिया, स्पेस दे दिया और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है कि ऑप्शन डी ओनली। चलिए मैं देख लेता हूँ अब तुरंत इसको। आई हैव गिवन यू 2 मिनट्स। T of P of x is mapped to P of x plus 1 and P of x minus 1, है ना। तो जो 1 की इमेज आएगी वो आपकी कांस्टेंट 1 ही आ जाएगी। पहले बेसिस की इमेज निकालेंगे, बेसिस की इमेज निकाल के मैट्रिक्स बना लेंगे। इमेज ऑफ 1 इज P of x plus 1, है ना, यानी कि आपको चाहिए T of 1, राइट, T of 1 दैट विल बी व्हाट, so your px is 1, है ना, तो P of x plus 1 is also 1 and P of x minus 1 is also 1, so you'll get 1 plus 1, that is 2। तो जो 1 की इमेज आई है वो 2 आ गई है। ऐसे ही मैं बाकी इन वेक्टर्स की भी इमेज निकालूंगा। T of x इक्वल टू, अब यहाँ पे P of x plus 1 है तो यहाँ पे मेरे पास x plus 1 आ जाएगा प्लस x minus 1, so minus 1 and 1 I can cancel out and I'll get 2x, 2x, so T of x equal to 2x। ऐसे ही मुझे x स्क्वायर का भी इमेज निकालना पड़ेगा, है ना, T of x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर प्लस x माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताना क्या आ रहा है। T of x क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1 क्यूब प्लस x माइनस 1 क्यूब। ठीक है, हाँ, सो पहले में बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट जो है वो आपका 0 आएगा, दैट आई कैन इजीली सी कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे क्यूब का टर्म है और यहाँ पे आपके पास में सो यू कैन इजीली सी कि मैट्रिक्स में जो एंट्रीज है डायगोनल पे वो तो नॉन जीरो है ही है। सो आई गेट फर्स्ट कॉलम टू बी 2, बाकी सबके कोफिशिएंट्स 0। सेकेंड कॉलम में आई गेट 0 2 0 0, बाकी के क्या आ रहे हैं, किसने कैलकुलेट किया है, यहाँ से मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ से मेरे पास आएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x
अच्छा 2x² + 2 आया, तो देन आई गेट 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 एंड देन 0, है ना। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ 1 कांस्टेंट वाला, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x², दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x³, राइट। थर्ड वाले में क्या आ रही है एंट्रीज आपके पास, ये आ रहा है आपका 2x³ + 6x, है ना। सो आई विल गेट 1 का कोफिशिएंट जो है वो 0 है, x का कोफिशिएंट 6 है, x² का कोफिशिएंट 0 है एंड x³ का कोफिशिएंट 2 है। आई थिंक नाउ इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम। एक बार आपने मैट्रिक्स बना लिया देन इट्स नॉट, तो डिटरमिनेंट जो है वो आपका 2⁴ आ रहा है। t - 2i⁴ करोगे तो डायगोनल पूरा 0, बेलो डायगोनल 0, इट्स अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। सो यस, अगर नीलपोटेंट है तो 4 पे 0 आ जाएगा। अच्छा 4 पे 0 पक्का आएगा, बट उससे पहले भी आ सकता है, दैट वी हैव टू चेक। अगर मैं t - 2i करूंगा तो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा 0 0 2 0 0 0 0 6 एंड देन 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0। अब मुझे पता है कि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा, है ना। सो इफ आई स्क्वायर दिस मैट्रिक्स आई विल गेट 0, यू कैन चेक। सो आंसर ऑप्शन बी इज ऑल्सो कौन, t - 2i³ इज इक्वल टू 0 बट t - 2i² इज नॉन 0। स्क्वायर पे 0 हो जा रहा है क्या ये, हैव यू चेक्ड, क्या ये स्क्वायर पे 0 हो जा रहा है, देखना पड़ेगा क्या। If this is t, then am I getting t² 0? d तो ठीक है, क्या t² आपका 0 है, यस। सो स्क्वायर पे 0 है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है स्क्वायर पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर करते ही मामला आपका यहाँ से, है ना, या इट विल बिकम 0। हाँ, कोई एंट्री क्रॉस नहीं करी, स्क्वायर पे 0 हो जा रहा है, तो योर सो द ओनली करेक्ट आंसर इज डी। एक ही आइगन वैल्यू है, वो भी मल्टीपलिसिटी 4 के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका रिसेंट है, 30 नवंबर 2020। ये वेक्टर स्पेस सब स्पेस की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है, जिसमें जैसा मैंने कहा था आपको कि एक W1 देता है, एक W2 देता है, उनके इंटरसेक्शन की, उनके सम की, है ना, इसके बारे में चर्चा करता है। 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, नवंबर 2020 में 2 हुए थे ना शायद, वहां से ये क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में भी आप 3 मिनट ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा लग रहा है तो फिर अपर बाउंड जो होता है वो 5 मिनट होता है यहाँ पे। बी एंड डी एक आंसर आया है मेरे पास, बी एंड डी, और कोई ट्राई करेगा। एक मैं जल्दी एनालिसिस कर रहा हूँ, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ 2023 का जो जून का पेपर हुआ था उसका। तो मैं कैलकुलेट करके दूंगा आपको कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आया था और कैसे उनके लेवल रहे हैं, है ना। तो उससे आपका थोड़ा सा आप अगले एग्जाम को एस्टिमेट कर सकते हो। वैसे हमेशा दिसंबर का पेपर जून के कंपेरेटिवली थोड़ा आसान कह सकते हैं, मिक्स ही रहा है वैसे, कोई लाइक मेजर डिफरेंस तो नहीं है, उल्टा रहता है वैसे ना, दिसंबर वाला अच्छा आता है। एक आंसर आया मेरे पास बी एंड डी, और किसी ने कोई आंसर नहीं किया है।
ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं पहले तो वो आप देख लीजिए, है ना। W1 इंटरसेक्शन W2 में बोल रहा है कि कौन आएगा, यानी कि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों में हो। अब दोनों में होने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A ठीक है, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे माइनस 2A है ना, यहाँ पे 2A है और यहाँ पे माइनस A है। यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर आ रहा है इसके अंदर तो इस टाइप का होना चाहिए, दोनों एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स माइनस 2A एंड A मस्ट बी सेम, बाकी सब तो ठीक है, यानी कि A को 0 होना पड़ेगा, है ना। इफ यू टेक V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, है ना, तो फिर यहां पे जो एंट्री आ रही है, मान लो यहां पे आपके पास x आया है, तो यहां पे 2x आना चाहिए अकॉर्डिंग टू W1 कंडीशन, एंड अकॉर्डिंग टू W2 कंडीशन अगर यहाँ पे x आया है तो यहाँ पे माइनस x आना चाहिए। अब इन दोनों को एक साथ मैच कराने के लिए एक ही कंडीशन है, दैट इट शुड बी 0, ना, x शुड बी 0, यानी कि जो आपकी जो यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज है वो तो 0 हो जाएंगे ना, तो v कुछ ऐसा होगा 0 0, यहाँ पे माइनस b और यहाँ पे b, दैट इज द ओनली काइंड ऑफ एलिमेंट जो दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब इसमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल देखने हमें, b बिलोंग्स टू r, है ना, which is thus 1. So can I say that W1 intersection W2 contains one linearly independent, या फिर डायमेंशन एक आ गई उसकी, राइट। सो आई कैन डिस्कार्ड ऑप्शन ए, वो बोल रहा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो 0 आएगा, दैट इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है 0 0 0 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ W1 इंटरसेक्शन, हाँ बिल्कुल, इट्स नॉन ट्रिवियल, ऑप्शन बी इज फाइन। अगले में बोल रहा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है उसकी डायमेंशन 4 आएगी, 4 आएगी, बस उससे ज्यादा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा वो वाला फॉर्मूला जो आपको फाइनाइट डायमेंशन में आप लगा सकते हो, है ना। फाइनाइट डायमेंशन में फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ देयर इंटरसेक्शन, है ना। अब W1 की डायमेंशन 2 है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 2 A एंड B, W2 की डायमेंशन भी 2 है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स आर 2, ठीक है, और इंटरसेक्शन की डायमेंशन 1 है। तो W1 प्लस W2 की जो डायमेंशन आई वो आ गई आपकी 3, एंड हेंस योर ऑप्शन सी इज गॉन, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट इक्वल, एंड डी इज सेलेक्टेड। तो करेक्ट आंसर्स आर बी एंड डी, है ना। ये वेरी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इस बार भी मिले कि W1 इंटरसेक्शन W2 सम की ऐसे डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है। पिछली बार क्वेश्चन आया था यहां से कि आपको एक 2 वेरिएबल में पॉलीनोमियल दे रखा था कुछ डिग्री का, नेट जेआरएफ की जून की बात कर रहा हूं मैं, 2 वेरिएबल में कुछ डिग्री का पॉलीनोमियल दे रखा था, डिस्कस करेंगे आगे, जिसमें आपसे पूछा था कि इसकी डायमेंशन क्या आएगी। तो 1 वेरिएबल में तो डायमेंशन हमें पता है, अगर डिग्री n है तो डायमेंशन n+1, व्हाट इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 2, ठीक है। अब उसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, जो 2 वेरिएबल हैं वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स और नॉट, भाई एक तो हो गया आपके पास पॉलिनोमियल इन x, एक हो गया पॉलिनोमियल इन x एंड y, और इसमें भी एक कंडीशन आ गई कि x इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू वाई इंटू एक्स, तो डायमेंशन क्या होगी, दैट वुड बी अ गुड क्वेश्चन। अब नेट वाला सुन लिया तो दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नवंबर 20 के पेपर से ही 3 नंबर का, मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, ट्राई दिस आउट। सी तुरंत, तीन 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में जो टाइम लगता है वो होना चाहिए आपका 3 मिनट मैक्सिमम इन द एग्जाम, मैक्सिमम नॉट मिनिमम।
एक आंसर आया मेरे पास ऑप्शन सी। एनीवन एल्स? देखो ये पेपर के ही क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ के ही। 2020 नवंबर। सी, सबका सी है। चलिए देख लेते हैं फिर हम let A be an n cross n matrix such that the set of all its non-zero eigenvalue has exactly the set of all its non-zero eigenvalues has exactly r elements। यानी कि अगर आप इसका स्पेक्ट्रम ऑफ आइगन वैल्यू उठाओ तो उसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो आर हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। चलिए अब देख लेते हैं कि टोटल नॉन जीरो आइगन वैल्यू जो है वो आर है, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो तरीका होता है कि आप डिस्कार्ड कर लो, और एक होता है कि सेलेक्ट कर लो, है ना, जो आपको जिसकी श्रद्धा हो वो आप कर सकते हो। rank of A should be at least R. So छोटा मैट्रिक्स उठा सकते हो एकदम गरीबों जैसा और उससे डिस्कार्ड कर, जैसे n को आपने 1 ले लिया 2 ले लिया, है ना, इन दैट केस यू कैन डिस्कार्ड सम ऑप्शन, लाइक सेलेक्ट तो नहीं कर पाओगे बट यू कैन एक्चुअली डिस्कार्ड सम। मैं दोनों ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, जो काम कर जाए वो ही आपका जो आंसर दे जाए अल्टीमेटली, ठीक है ना। सो लेट्स सी। बोल रहा है आर से ज्यादा रैंक नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जिसकी आइगन वैल्यूज बाकी जीरो हो फिर भी वो रैंक दे जाए, है ना। मान लो आपने क्या किया कि आपने ले लिया कि आर इक्वल टू 1 है, और आपने ऐसा मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0, और यहाँ पे एक जॉर्डन ब्लॉक बना लिया जीरो के करस्पॉन्डिंग 0 1 0 0 0, ये है ना। सो इन दिस केस इफ आई टेक ए इक्वल टू दिस देन इट हैज वन आइगन वैल्यू, है ना, जो कि 1 है, और बाकी एक दो आइगन वैल्यू 0 है, बट इसकी रैंक 2 है, 1 नहीं है ना। सो लेस इक्वल टू आर इज गॉन, ठीक है। इफ r is equal to 0 then rank of a is strictly less than n minus 1, strictly less than n minus 1, n minus 1 हो सकती है, यही केस ले लो ना, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, ठीक है ना, इस मतलब 3 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स में एक जॉर्डन ब्लॉक ले लो ऐसे 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0, जॉर्डन ब्लॉक्स आर ऑलवेज हेल्पफुल, है ना। अब इसमें रैंक जो है वो n माइनस 1 है। इफ आई टेक a इक्वल टू दिस देन दिस a इज अ काउंटर टू ऑप्शन b। अब बोल रहा है ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट से प्रॉब्लम हो गया ना, है ना, क्योंकि यहां पे वो डिस्टिंक्ट बोल ही नहीं रहा। ए हैज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट द सेट ऑफ इट्स नॉन जीरो आइगन आर एलिमेंट्स, अब वो आर सेम है डिस्टिंक्ट है ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो ये भी गया, ठीक है ना। रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू आर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यू है रेंज स्पेस में उतने तो एलिमेंट, उतने लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, उनके करस्पॉन्ड आइगन वेक्टर ही कलेक्ट कर लो आप, है ना। हर नॉन जीरो आइगन वैल्यू के लिए जितनी उनकी एम होगी, है ना, जितनी उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी उतने करस्पॉन्डिंग आइगन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आपको जीएम जितने हैं, है ना, वो तो जीएम जितने होते हैं, बट हाँ अगर आप उनको बनाओगे उन सबसे एक सेट वो तो रेंज में आएंगे आएंगे आपके। सो करस्पॉन्ड टू एवरी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आपको उतनी तो रैंक कम से मिलेगी मिलेगी। अदरवाइज यू कैन यूज द फैक्ट दैट अगर आर आइगन वैल्यूज है आपके पास, so you can prove somehow, ठीक है, फील्ड कंसीडर कर लो सेम ही, एंड देन यू कैन प्रूव कि द मैट्रिक्स कैन यू कैन ट्रायंगलाइजेबल, एंड डायगोनल पे वो आर नॉन जीरो एंट्रीज आ जाएगी, so that can be considered as a fact। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 February 2023, अगेन 3 marks, try this out।
A be an n cross n matrix. Suppose that the sum of element in any row of A is 2. अच्छा, किसी भी रो में जो सम है वो 2 है. Then the sum of element in any column of B is 2. Which of the following matrices is necessarily singular? ये आपके 2 एग्जाम छोड़ दो तब का है. सोचो. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है. अच्छा तो बोल सकते हो. अरे हाँ. डी एक आंसर आया है मेरे पास. डी. और कोई उम्मीदवार? सी एक आंसर आया है. सी. एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई दिस क्वेश्चन? कंसिडरेबली गुड क्वेश्चन कंपैरेटिवली. चलिए मैं देख लेता हूँ. टाइम पूरा हुआ, ऑलमोस्ट पूरा हुआ. A and B are n cross n matrices. Suppose that the sum of the elements in any row of A is 2. है ना. तो आप क्या करिए, छोटा मैट्रिक्स उठाइए. एंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी कॉलम ऑफ बी इज ऑल्सो. अच्छा, 2 अलग अलग मैट्रिक्स है तो मैं A इक्वल टू बी उठाऊं तो कुछ बनेगा मेरे पास में. वी कैन गिव इट अ ट्राई कि कुछ बन जाए. एंड वी कैन डिस्कार्ड इफ वी कैन डिस्कार्ड एनी. So let's say n क्रॉस n है ना. तो छोटा लेके देखते हैं पहले. लेट्स सी इफ आई कैन डिस्कार्ड, बट दैट शुड बी वेरी क्विक है ना. मैंने यही 2 ले लिया और यही b ले लिया. कैन आई डिस्कार्ड समथिंग बाय दिस? अब मुझे दिया है a में जो है वो है i माइनस 1/2 ba ट्रांसपोज इज सिमिलर सिंपली 4 है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नेसेसरली सिंगुलर? तो मैंने एक n क्रॉस n पे कोई रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं है. तो आई एम सेलेक्टिंग n टू बी 1. आई एम फ्री टू डू सो. ठीक है ना. मैंने a और b दोनों 2 ले लिया. ठीक है. अब देखते हैं i माइनस 1/2 बी ए ट्रांसपोज. अब ये तो रियल नंबर है, एक 4 आ गया ना. सो आई गेट इट्स नॉन सिंगुलर है ना. i माइनस 2. सो इट्स लाइक 1 माइनस 2. दैट्स 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है ना. सो इट्स -1. सो इट्स नॉन सिंगुलर. सो दिस इज गॉन. देख रहे हो, बी भी गया. ठीक है. इसे कहते हो, इसे कहते हैं गरीबों वाले एग्जाम्पल. भाई एन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन थोड़ी दिया इन्होंने. ए और बी दोनों तोड़ा दिए मैंने. ठीक है ना. अब डी और सी दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं इससे, तो वी हैव टू सेलेक्ट समथिंग एल्स. कुछ और ढूंढना पड़ेगा. ठीक है. दोनों में से एक डिस्कार्ड हो जाए, काम हो जाएगा. ठीक है ना. रतुल ने एक एग्जाम्पल दिया है, उससे कुछ और डिस्कार्ड हो जाए तो. क्या लिया है? कोई ए और बी के अलावा कुछ और डिस्कार्ड हो रहा है आपके एग्जाम्पल से, तो तुम्हें कंसीडर करो है ना.
सी और डी में से कोई, आई माइनस 1/4 ए बी एंड आई माइनस 1/4 बी ए ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज ए बी, जरूरी नहीं है वो कम्यूट करे, है ना। सो वी हैव टू टेक दोज जो आपस में कम्यूट ना करे, और वी हैव टू टेक देम नॉन सिमेट्रिक, है ना। लेट्स सी, आगे देखते हैं, है ना। So I think the better idea would be to discard some, है ना. So let's see if I can discard something. Can I construct some example here? मुझे चाहिए बी ए ट्रांसपोज, है ना। तो यहाँ पे तो ये तो i -4 हो जा रहा है, सो आई हैव टू कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, है ना। तो या तो मैं सी को प्रूफ कर दूं या फिर मैं उसको डिस्कार्ड कर दूं, ना, दोनों में से एक देखना पड़ेगा। या फिर ए के लिए काउंटर देखना, ये मैट्रिक्स देखना काम कर जा रही क्या। इफ आई टेक ए इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, मैंने एक तो 2 ले लिया, है ना। व्हाट डू आई नीड मोर, ए के अंदर चाहिए सपोज द सम ऑफ द एलिमेंट इन एनी रो इज 2, तो रो में 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 1 ले लेता हूँ, दैट इज फाइन। ठीक है, मैंने ए को नॉन सिंगुलर ही उठाया है, बी को भी मैं नॉन सिंगुलर उठाऊंगा, और ऐसा कुछ उठा लेता हूँ। उसमें क्या चाहिए, सम ऑफ कॉलम इज 2, तो इसमें कॉलम का सम मुझे 2 चाहिए, तो मैं लेता हूँ कॉलम का 2, तो 1 1 2 हो गया, 0 एंड 2 2 हो गया। ठीक है, इफ आई टेक दिस वन, आई थिंक दिस एग्जाम्पल विल वर्क, ठीक है ना। या इसमें हो जाएगा काम, a इंटू बी, इफ आई फाइंड आउट ए बी, व्हाट विल आई गेट, 2, द फर्स्ट एंट्री विल बी 2, और मैंने उसको 4 से डिवाइड किया है, सो आई थिंक आई गॉट नॉन जीरो। अच्छा, मुझे चाहिए इनवर्टिबिलिटी चाहिए, ठीक है ना। सो ओके, देन लेट्स मूव ऑन। सो आई गेट 2 एंड आई गेट 0, राइट, 0, हाँ, I get 1 plus 1 2 again, and I get 2. This is what I get. And if I take I minus this 4 times AB, I'm getting non-zero. 1/4 times AB, I'm getting non-zero. ठीक है ना. So I can discard C2. So now the D must be a correct option. ये एक proof से follow होगा, but if you are in the exam, you can discard 3 and move on to the fourth. You move on to the next problem. But if you are not in the exam, then you have to prove that यू नो कि इसके अंदर कोई ना कोई तो एक वेक्टर तो पक्का नल स्पेस में जाएगा ही जाएगा, है ना। नेसेसरली सिंगुलर बोल रहा है ना, तो यू हैव टू प्रूव दैट देयर विल बी एटलीस्ट वन एक्स जो नल स्पेस में जाएगा, है ना। सो उसको करने का तरीका ये हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, नॉट द प्रूफ, कि आप i माइनस 1/4 बी ए ट्रांसपोज लेके चलो, है ना, बी ए ट्रांसपोज, एंड देन ऑपरेट x एंड सी व्हाट हैपेंस, ठीक है ना। इसी से करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपको दिया हुआ है ना, यू हैव टू गेट रिलेशन, क्योंकि और भी तो इंफॉर्मेशन है। और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, सपोज दैट द सम ऑफ एलिमेंट इन एनी रो ऑफ ए। अब अगर रो सम कांस्टेंट आए तो एक आइगन वैल्यू बन जाती है वो, विच इज 2, और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन सा होता है, 1 1, है ना। तो x इक्वल टू 1 1 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2 फॉर ए, ठीक है ना। सो अब ये जो 1 1 है, आई थिंक यही कुछ आपका कर सकता है ना। सो वी हैव ए एक्स इक्वल टू, ना, दिस यू विल गेट ना, वॉट एवर योर ए इज, ए एक्स इक्वल टू यू विल गेट ना 2 टाइम्स 1 1, क्योंकि 2 एक आइगन वैल्यू है। अब यही x अगर मैं ऑपरेट करूंगा इस पे, आई माइट गेट समथिंग। मुझे क्या चाहिए, बी ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसी पे ऑपरेट करना पड़ेगा, यहीं से प्रूफ फॉलो होगा। आई एम नॉट गोइंग थ्रू द होल प्रूफ, बट दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग विथ, है ना। बी के लिए कॉलम सम 2 है, तो उसके लिए भी एक आइगन वेक्टर होगा, बट इट विल नॉट बी द सेम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए। आप ट्राई करें, मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। ये आपका February 2022, 4.75 मार्क्स, नेट JRF ओनली। वो नहीं, अगर आपको एक एग्जाम्पल से नॉन सिंगुलर मिल जा रहा है, देन यू कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, है ना स्वर्णा।
if you are getting invertibility, then you can discard it. If you are getting determinant 0, then you cannot say anything. तो मैंने इन्वर्टिबल निकाल के ए बी सी डिस्कार्ड कर दिया. ए और बी में तो मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा काम, है ना, बिकॉज आई यूज्ड वेरी ट्रिवियल एग्जाम्पल. ये वाला ट्राई करिए आप, ये भी पुराना नहीं है, नया ही क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा. A, B and n cross n matrix, and then you have to see these options. D एक आंसर है मेरे पास. D it's from part C, so be careful. You might get more than one correct. D सबका D है. There exists k such that a to the power k is identity. There exists k such that a to the power k is nilpotent. A square is diagonalizable. A has n linearly independent eigenvectors. ये मतलब बिना डायगोनलाइजेबिलिटी की बात किए डायगोनलाइजेबिलिटी की बात कर रहा है इस ऑप्शन में, है ना. चलिए अब मैं देख लेता हूं इसको, है ना. इट सेज लेट ए बी एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, वी से दैट a इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगल. देखो डेफिनेशन भी दे रहा है, कितना अच्छा है ना. P A P इनवर्स इज डायगोनल मैट्रिक्स. Which of the following conditions imply that A is diagonalizable matrix. ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो है इसने क्वेश्चन में फील्ड कहीं मेंशन नहीं किया है कि ओवर व्हाट फील्ड ही इज टॉकिंग अबाउट. सो इन दैट केस ऑप्शन, क्योंकि उसने फील्ड मेंशन नहीं किया है तो ऑप्शन ए के बारे में या फिर किसी भी के बारे में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बोल रहा है ए स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल. ये हमें पता है कि अगर ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल हो तो ए डायगोनलाइजेबल होना जरूरी नहीं है. आप कोई भी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स उठा लो इंडेक्स 2 की, है ना, 0 1 0 0. इन दिस केस ए स्क्वायर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, बट ए इज नॉट, सो दिस इज गॉन. सी सबसे पहले गलत होगा. ए टू द पावर के इज नीलपोटेंट, ये भी सेम एग्जांपल से ही गलत हो गया आपका. बी एंड सी आर गॉन. ए एंड डी वी हैव टू सी. A has n linearly independent eigenvectors. That's if and only if condition. If A has n linearly independent eigenvectors, then ये जो P होती है वो वही होती है, वो आपके n eigenvector आप ऐसे लिख सकते हो, है ना. Then its P inverse AP is a diagonal matrix, है ना. ये वही होते हैं, इस P में eigenvector ही होते हैं, if and only if. So option D is fine. There exists इंटीजर k such that a to the power k is identity. अब यहाँ पे फील्ड की बात नहीं कर रहा है. So we have a to the power k is equal to identity. This implies that if I take polynomial px equal to x to the power k minus 1, then the minimal polynomial of a divides x to the power k minus 1. ठीक है. और इसके पास जो भी है वो सारे कॉम्प्लेक्स में, अगर आप उसमें जाओगे सी में, देन यू विल गेट ऑल द रूट्स ना, क्योंकि केथ रूट ऑफ यूनिटी है और सारे के सारे डिजॉइंट मिलेंगे आपको, के रूट मिलेंगे एग्जैक्टली. तो मिनिमल पॉलिनोमियल जो भी होगा उसके रूट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे किस में, सी में. सो द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पे फील्ड की मेंशनिंग है ही नहीं, ठीक है ना. सो हाँ, देन ए इज ऑल्सो ट्रू. अब पेपर में उसने शायद ए भी दे रखा है जहां तक मुझे पता है, क्योंकि उसने फील्ड का कुछ नाम लिया नहीं. अब देखो अगर फील्ड ना दे रखा हो तो आपको आगे से ध्यान रखना है कि आंसर मार देना है. क्लियर है. अगर फील्ड ना दे रखा हो, कोई मेंशनिंग है ही नहीं, तो आपको आंसर मार देना है. फिर आप कंसीडर करोगे कि आप एक्सटेंशन में चले गए, जहां मिले वहां देखना है.
ठीक है ना. सो इन दिस दैट केस आई सेलेक्ट ऑप्शन ए. इफ यू कंसिडर फील्ड देन यू कांट सेलेक्ट ए. ठीक है ना. if it is a divisor of x to the power k minus 1, then it can be factorized into linear factors over c, not over r but over c. ठीक है. क्योंकि x to the power k minus 1 के जो फैक्टर्स हैं वो हो जाएंगे आपके, है ना. c में तो फैक्टर्स हैं क्योंकि इट्स kth रूट ऑफ यूनिटी. वी हैव एग्जैक्टली k सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. तो एग्जैक्टली k फैक्टर आएंगे ओवर c. सो इन दैट केस इट विल बी, है ना. बट अगर आप r के ओवर कंसीडर करिए, यू टेक x टू द पावर 4 माइनस 1 एंड यू गेट x स्क्वायर माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1. अब इसको r पे फैक्टराइज कर ही नहीं पाएंगे हम. सो इन दैट केस इट्स गॉन. बट we are not talking about r, we are restricting ourselves to c only. सॉरी, हम जा रहे हैं एक्सटेंशन में, मतलब जितना आगे निकल सकते हैं उतना आगे. बताओ इसमें अगर किसी का कोई काउंटर क्वेश्चन है और एनी कंफ्यूजन और एनीथिंग, इफ यू हैव एनी. अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है देन यू विल गो टू द एक्सटेंशन, मतलब कि खींच लो जितना खींच सकते हो, द मोस्ट एक्सटेंशन वन. ठीक है. एक पुराना क्वेश्चन देता हूं, देन यू विल मूव बैक टू सम मोर रिसेंट क्वेश्चन. कुछ भी नहीं दे रखा है देन फील्ड इज नॉट इवन ए क्वेश्चन, है ना. वील सी कि कहां कहां डायगोनल कहीं भी हो जाए. दैट्स इट. ये वाला ट्राई करिए. दिस इज फ्रॉम December 13. थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट स्टिल शुड ट्राई दिस. दो 2013. ठीक है, इसको करो तब तक मैं आपको वापस 18-19 में ले चलता हूं. अगर वो रूट ऑफ यूनिटी है तो हो ही जाएंगे ना रतुल. x टू दी पावर k माइनस 1 कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर ओवर c. नो, क्योंकि सारे के सारे जो k रूट है वो c में उसके सॉल्यूशन है. सो द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली k डिस्टिंक्ट different solution, you can say exactly k solution. तो फिर होना ही पड़ेगा. ए एंड बी, एक आंसर है मेरे पास, ए एंड बी. anyone else wants to try this question? क्या पूरे के पूरे एग्जैक्टली के सॉल्यूशन आएंगे ना डिस्टिंक्ट केस? दे कांट बी सेम. आपका लीनियर फैक्टर में मिलेगा आपको पॉलिनोमियल. ऑप्शन में क्या है ऐसा पूछ रहे हैं आप? इट्स के माइनस. ऑप्शन ए के प्लस आर, ऑप्शन बी के माइनस 1. हम डायगोनलाइजिबिलिटी से प्रॉब्लम्स उठा रहे हैं अपन ना.
ए सी डी एक आंसर है मेरे पास, ए सी डी दो आंसर है, ए सी डी। फॉर एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए, लेमडा इज अ नॉन जीरो वेक्टर इन आर एन, सॉरी नॉन जीरो, लेमडा इज अ रियल नंबर एंड वी इज अ नॉन जीरो वेक्टर, है ना, सच दैट a minus lambda I to the power k times v is 0 for some positive integer k. Let I be the identity matrix, then which of the following is are always true, है ना। पार्ट सी 2013 ACD, सबका ACD है। चलिए ठीक है, फिर तो मतलब मोस्ट लोगों ने सॉल्व कर दिया, बट स्टिल आई विल सॉल्व इट फॉर यू। आपको दिया है कि यू हैव मैट्रिक्स, है ना, and you have given that a non-zero x such that आपको दिया हुआ है a minus, so why don't we select k equal to 1, that we can also do lambda I to the power k times some v is equal to 0 into v, यही है, ठीक है ना। हाँ, a non-zero vector v belongs to Rn, suppose that a minus lambda I to the power k into v is 0 for some positive integer k, so k can be 1 or like positive, it should be positive, let I be the identity matrix। हाँ, तो यहाँ से क्या imply करता है आपका, that means 0 is an eigenvalue, 0 is an eigenvalue of a to the power, ना क्या बोले इसको फिर, है ना, इससे ये बोला जा सकता है कि a माइनस लेमडा इज सिंगुलर, है ना, दैट इज ऑल आई कैन से, दैट a माइनस लेमडा इज सिंगुलर, क्योंकि जीरो, है ना, क्योंकि इसकी कुछ पावर करने पे एक नॉन जीरो वेक्टर मिल रहा है ना। दिस इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ a माइनस लेमडा इज सिंगुलर, ना नॉन सिंगुलर, सो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस लेमडा आई इज सिंगुलर, है ना, and this simply implies that lambda is an eigenvalue of a। अब इससे आगे देख लो, अब lambda अगर eigenvalue है और वही v उठा रहा है, ये जो a टू द पावर उस पर काम कर रहा है ना, तो ये तो आगे आपको उसको कर रहा है ना, ये तो जनरलाइज्ड eigenvalue ऐसा कुछ बात कर रहा है ना, कि अगर k उसके आप जैसे जैसे और ऑपरेट करते जाओगे इट विल कीप डूइंग, है ना, ये और आपका डिवाइड करता जाएगा ना, जैसे जैसे आप इसके फैक्टर करोगे वैसे वैसे आपको, मतलब जैसे जैसे आप इसकी पावर इंक्रीज करोगे तो वो तो रहेगा ही रहेगा ना। जनरलाइज आइगन वेक्टर में कंटेनमेंट चेंज चलती है ना, कि आपने a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, अब जनरलाइज के लिए क्या करते हो आप a माइनस लेमडा आई स्क्वायर, है ना, ये x इक्वल टू 0 ये, और फिर पावर इंक्रीज करते जाते हो, है ना, सो दैट्स व्हाट यू गेट। तो ये अगर एक बार में 0 आ गया तो वो बाकी सब में बिलोंग करता जाएगा, सो दिस इज ट्रू। ये -1 कर दिया तो ये तो गलती हो गया आपका, a माइनस लेमडा इज नॉट इंजेक्टिव, इन्वर्टिबल नहीं है ये, ट्रू, लेमडा इज आइगन वैल्यू, दैट इज आल्सो ट्रू, सो a c d आर फाइन। ये जो ऑप्शन डी और है ना a और c, जो a जो है वो एक्चुअली आपकी जनरलाइज आइगन वैल्यू की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो कहीं वहां से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। लालू शर्मा, आपका आर्ग्यूमेंट ठीक है, हाँ यू कैन से, बट लाइक आई वुड प्रेफर डायरेक्टली कि अगर सी स्टार डॉट में एक एलिमेंट है और x टू द पावर, है ना, व्हाट डू यू नीड x टू द पावर k इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू c, ठीक है ना। सो नाउ यू कैन टॉक अबाउट दिस, व्हाट डू यू से, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप c स्टार, है ना, तो इसके पास ऑर्डर, है ना, ऐसे एलिमेंट जिनकी kth पावर 1 आ रही हो है, ये इससे जो जनरेट होगा वो एग्जैक्टली एक साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर k का ना, प्रिसाइसली e टू द पावर 2 पाई i अपॉन k,
प्रिसाइसली, है ना, वो सारे सॉल्यूशन है इसके। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, टू 2019 4.75 मार्क्स। नल स्पेस ऑफ a टू द पावर r इज सबसेट ऑफ नल स्पेस ऑफ a टू द पावर r प्लस 1। हाँ, क्योंकि वो कंटेनमेंट की चेन रहेगी, है ना। इट्स फाइंडिंग आइगन स्पेस, है ना, पहले a टू द पावर r, फिर उसकी पावर इंक्रीज करते जाते हैं और फिर हम निकालते रहते हैं कि उसमें और कितने वेक्टर्स आए जा रहे हैं ना। दैट्स जनरलाइज्ड आइगन स्पेस, जहां पे जाके वो कांस्टेंट हो जाए, द द सेट जिसके अंदर आप x कलेक्ट करते जा रहे हो और रैंक कांस्टेंट हो जाए, व्हाटएवर। A belongs to M3R and X is all those matrices such that they are in GL3R. GL3 is all non-zero matrices, all invertible matrices of 3 cross 3 over R, such that CAC inverse is a triangular matrix. Then what can you say? ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। सी, एक आंसर आया है मेरे पास, ऑप्शन सी। Anyone else wants to answer this? कोई भी उम्मीदवार? सी, आपका भी सी है। सी। चलिए अब मैं देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। इट सेज दैट यू हैव अ मैट्रिक्स इन M3 and you have that x equal to this, all those C such that CAC inverse is triangular matrix। ठीक है, यानी कि CAC इनवर्स जो है वो आपका एक ऐसी मैट्रिक्स के फॉर्म में आप लिख सकते हो जिसमें डायगोनल पे कुछ नॉन जीरो एंट्री है एंड लाइक एक साइड में जीरो ले लो, लेट्स से इट्स लाइक दिस। अब बोल रहा है कि ये साइड जो है x जो है वो एम्प्टी ही होगा, कि देयर विल बी नो मैट्रिक्स की ये ट्रायंगुलर। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो सारी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, वो सारी तो x में आएगी ना। चलो देख लेते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स इसने फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया है। ओके, सो इफ आई टेक ओके, हाँ, ए को क्या ले लिया आपने, 1 0 0 0 0 -1 एंड 0 1 0। अच्छा, पंचायती मैट्रिक्स यहाँ पे और डायगोनल, ब्लॉक डायगोनल दो मैट्रिक्स उठा लिया आपने, ठीक है ना। अब ये आपकी x इस केस में, ये ओवर c तो डायगोनलाइजेबल है। if x equal to empty then a is not diagonalizable over c, if x equal to empty then a is diagonalizable over c, if x is equal to empty then a has no real eigenvalues। तो इससे आप d तो डिस्कार्ड कर सकते हो, है ना, बिकॉज
yeah, you can discard D in this case, right? ठीक है, और इसका दूसरे बाकियों का काउंटर A is not triangulizable over R, it is not. Over C, is it not triangulizable? Over C it is diagonalizable. है ना? सो वन थिंग आई कैन इजीली क्लेम कि ये जो सी इनवर्स सी इनवर्स जो है ना, वो GL3 में है, ठीक है ना? एंड आई कैन प्रूव समहाउ दैट सी इनवर्स is similar to A, can I? Yeah, I can, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी जो C है वो इसमें है ना, इन्वर्टिबल है, सो CAC इनवर्स इज सिमिलर टू A, है ना? सो दिस implies that CAC इनवर्स इज triangulizable if and only if A is triangulizable, है ना? अब अगर आपकी A ट्राइंगुलाइजेबल नहीं है ना, A is triangulable over F if and only if spectrum of A is subset of F, ठीक है, that is fine. So if we take A to be not triangulizable, if A is not triangulizable, then we get that the set is empty, right? If A is not triangulizable matrix like this I take, then X is empty in this case, so this is gone. अगर मैं ये A ले लूँ तो है ना, it's not triangulizable over R, so you cannot find any C such that C inverse is triangulizable. So you know, okay, if I take A to be a non-triangulizable matrix, then I can take C to be the identity matrix. Identity तो आएगा ना, इसमें नहीं आएगा, C है ना, I inverse is actually A only. So if I take A to be triangulizable matrix, then identity will always be there and X will be non-empty, so I can discard A, ठीक है, A गया. Let's look for the rest of them. If X is empty, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो ट्रायंगुलाइजेबल है ही नहीं, then A is not diagonalizable over C. over C तो हो सकता है ना, that is also gone, है ना? over R जरूरी नहीं है, but over C it is possible. If X is equal to empty, यानी कि मैट्रिक्स जो है वो, but how can we say it will be diagonalizable over C if X is empty, इनकी कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं है कि C inverse is triangular, then how can we say it is diagonalizable over R? Like how do we prove it? Anyone? So we can use that it is matrix of 3 cross 3, है ना? अब अगर आपके पास में X empty आ गया, that means it at least वन रियल रूट तो होगा ही होगा आपके पास, और बचे हुए जो होंगे वो आपके पास C में होंगे. दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी, है ना? ये 3 क्रॉस 3 की वजह से हो रहा है ना? नाउ आई गेट इट, क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स जो है वो 3 क्रॉस 3 की है ना? तो एक तो रियल रूट आएगा ही आएगा, है ना? सो देयर विल बी वन रियल रूट, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स में है तो बाकी रूट जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स में ही होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो आपकी ट्रायंगुलाइजेबल नहीं हो रही, उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि रूट कॉम्प्लेक्स में चले जाए. 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, या फिर कोई भी मैट्रिक्स अगर आर पे ट्रायंगुलाइजेबल नहीं है, मतलब कि उसके रूट कॉम्प्लेक्स में चले गए हैं. अब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, एक तो रियल में आ गया, बचे हुए दोनों कॉम्प्लेक्स में होंगे. अब पॉलिनोमियल क्योंकि रियल कोफिशिएंट के साथ है, मैट्रिक्स आपकी रियल नंबर की है, तो उसके अगर लैम्डा रूट है तो उसका कॉन्जुगेट भी रूट होगा, तो वो जो दो अलग अलग रूट आएंगे ना, लैम्डा एंड लैम्डा कॉन्जुगेट, सो 3 डिस्टिंक्ट रूट, दैट मींस इट्स डायगोनलाइजेबल ओवर C.
दैट इज द फैक्ट। सी क्यों सही है, क्लियर हुआ है ना। इसको सी को प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। और भले एक्स एम्प्टी हो नहीं हो, इसके पास कम से कम एक रियल आइगन वैल्यू तो आएगी आएगी, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो डी इज गोन इजीली, डी को तो आप बिना उस चीज को, मैं 3x3 को कंसीडर नहीं कर रहा था, है ना, तभी फंस रहा था सी में। तो इज ऑप्शन सी क्लियर फॉर एवरीवन, और इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ऑप्शन सी? बता दो अभी भी है तो। या आर आई गोट योर पॉइंट, डन है। चलो आगे। नहीं हो रहा है तो बता दो, आई कैन रिपीट इट, अदरवाइज विल जस्ट मूव अहेड। Okay, that means it's clear to everyone. Try this out. It's from June 13, NetJRF only. No, empty means that there is no matrix C such that C inverse is diagonalizable. For now, B option. Okay, थोड़ा सा लेट कर दिया, पीछे चल रहे हो क्या? Option B says that if X is equal to empty, then A is not diagonalizable over C. ये तो काउंटर है ना C का, लाइक B एंड C में से एक सही होना पड़ेगा, either it is diagonalizable or it is not diagonalizable. So since we are selecting C, so B can't be true, ठीक है ना। अब C का एक्सप्लेनेशन आपको देखना पड़ेगा। देयर इज वन रियल रूट एंड टू कॉन्जुगेट्स टू ईच अदर, है ना, वो कॉम्प्लेक्स ही होंगे प्योरली। so since the matrix has 3 distinct eigenvalues over C, hence it is diagonalizable, ठीक है। इसमें आंसर है मेरे पास लालू शर्मा की तरफ से बी सी एंड डी। और कोई उम्मीदवार बी सी एंड डी? एनीवन एल्स? A be a 3x3 complex matrix, A cube is minus I, it's minus I. Which of the following statements are correct? ओके, लेट मी सी दैट। बी सी डी कुछ लोगों ने आंसर किया है। ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई, यानी कि ए क्यूब पे जो है वो आपका माइनस आइडेंटिटी आ रहा है मैट्रिक्स। व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर? ए हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। ए को तो मैं सबसे पहले गलत कर दूंगा, इफ आई टेक ए इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, राइट, आई कैन डिस्कार्ड ए, सो ए इज गॉन, ठीक है। अब बाकी तो सारे हम पहले चर्चा कर चुके हैं इस पे डिटेल में, है ना, क्योंकि अब ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी आया है, यानी कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए डिवाइड्स एक्स क्यूब प्लस 1, और इसके पास 3 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है डिस्टिंक्ट, है कि नहीं? इस ये तो सी में तो ये फैक्टराइज होगा ना पूरा, एक रियल रूट है -1 और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक दूसरे के, सो एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट, सो इट इज डायगोनलाइजेबल एंड हेंस ट्रायंगलाइजेबल एंड हेंस नॉन सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि जो इसके रूट जो है वो कोई भी 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर्स आर बी सी डी। ये मतलब आप इसको तो इजी प्रॉब्लम ही कंसीडर कर सकते हो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्राई दिस आउट, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स एंड इट्स नेबरहुड। हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, डायगोनलाइजेबिलिटी, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, वहीं से क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं मोस्टली।
See, no answer so far. नहीं हो रहा। ए एंड सी, दो आंसर हैं एक साथ, बोथ एग्रीज टू ए एंड सी। ए एंड सी। एंड सी। चलिए मैं देख लेता हूँ फिर। आपको करेक्टरिस्टिक दे रखा है, मिनिमल दे रखा है, एंड देन द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, लेट टी बी ए ऑपरेटर ओवर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, है ना, फील्ड सी है, एंड द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब एंड एक्स माइनस 5 to the power 2, and the minimal polynomial is x square x minus 5। तो ये क्वेश्चन देने का पर्पज यही था कि अगर आपको करेक्टरिस्टिक और मिनिमल दे दे तो उसकी हेल्प से आप उसकी कैनोनिकल अप टू सिमिलरिटीज मैट्रिक्स फाइंड कर पाओ कि कितनी होगी, पहला। दूसरा कि क्या क्या पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। सो लेट्स सी, अब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या है, कैसे बनता है, उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। जो तो ये है आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और ये है आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल। अब ध्यान से सुनो, अब जो आइगन वैल्यूज है वो एक तो है 0 और एक है आपकी आइगन वैल्यू 5। तो दो आइगन वैल्यूज हैं, एक आपके पास है लैम्डा इक्वल टू 0 एंड अनदर वन इज, लेट्स कॉल इट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 दैट इज 5। यू हैव टू आइगन वैल्यूज, ठीक है। लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास में टोटल जो एम है उसकी वो है 3, यानी कि डायगोनल पे 3 बार आएगा, और आइगन वैल्यू 5 है उसकी एम जो है वो है 2, यानी कि डायगोनल पे 2 बार आएगा। पहला रूल कि जितना आपके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में फैक्टर पावर्स हैं उतनी बार वो आइगन वैल्यू डायगोनल पे आएगी। दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। दूसरा कि मिनिमल पॉलिनोमियल में यहाँ पे पावर 2 दिया हुआ है, यानी कि 0 के करस्पॉन्ड एक जॉर्डन ब्लॉक साइज 2 का पक्का बनेगा। ये जो मिनिमल में जो पावर दी होती है उस साइज का जॉर्डन ब्लॉक पक्का बनता है ना। तो एक ब्लॉक पक्का बनेगा, और क्या कंडीशन है, बाकी सारे ब्लॉक या तो इसी साइज के बनेंगे उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्ड, या उससे छोटे बनेंगे। क्लियर, यानी कि 0 के करस्पॉन्ड आपके पास एक ब्लॉक तो बन जाएगा साइज 2 का, 0 1 0 0। अब 0 के करस्पॉन्ड बाकी सारे जॉर्डन ब्लॉक जो है वो या तो साइज 2 के होंगे या 2 से छोटे होंगे। आपके पास बचा कितना है, 1 ही बचा है, यानी कि एक 1 साइज का जॉर्डन ब्लॉक बन जाएगा।
5 के करस्पॉन्ड एक जॉर्डन ब्लॉक साइज 1 का बनेगा, है ना, और टोटल आपको 2 बार लाना है तो वो 2 ही बन गए आपके पास, 5 का एक जॉर्डन ब्लॉक और 5 का एक जॉर्डन ब्लॉक। तो ये आपकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आ गई इससे। इट्स डिटरमाइंड यूनिकली, कोई ऐसा चॉइस नहीं है आपके पास कि आप इसमें कुछ और कर पाओ, है ना, यही एक ही पॉसिबिलिटी है। द जॉर्डन फॉर्म ऑफ टी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द गिवन इंफॉर्मेशन, यस, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देर आर एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक इन द जॉर्डन डीकम्पोजिशन ऑफ टी, ये गलत बात है, हमारे पास में 4 ब्लॉक हैं। द ऑपरेटर इंड्यूस्ड बाई टी on the quotient space V upon kernel T minus 5i is the nilpotent operator where I is the identity operator। या तो 5i से जो करस्पॉन्ड हो रहे हैं वो आपके चले जाएंगे इसमें नल स्पेस में, एंड यू विल गेट अ nilpotent operator, यस, ठीक है। The operator induced by T on the quotient space V upon kernel T is the scalar multiple of the identity operator। That is not true, है ना। ये इस केस में तो बोल रहा है कि जो आपकी रैंक आएगी that will be the operator induced by T on the quotient space of this। So इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, I can give you a better explanation। ठीक है, I'll give you a better explanation for this option C। D is totally incorrect क्योंकि वो उसकी रैंक 2 बता दे रहा है, which will not be possible, रैंक 3 बता रहा है ना, that's not fine। चलिए you try the next question, in the meantime I'll give you a better explanation for option C। try this out from the quadratic forms। बी एक आंसर आया है मेरे पास, ऑप्शन बी। और कोई उम्मीदवार? Which of the quadratic forms on R2 is positive definite? ना देखो, एक तरीका तो होता है मैट्रिक्स बना के सोल्व करना, और दूसरा तरीका है कि आप इसकी जो है आइगन वैल्यूज निकाल लो या फिर रेंज निकाल लो जैसे तैसे करके, या फिर एक नेगेटिव रेंज में दिखा दो, है ना। इट्स जस्ट सिंपली अ मैप, ठीक है। पॉजिटिव पूछ रहा है कि कौन सी जो है पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि क्यू एक्स वाई is greater than 0 for all x y belongs to R, that's positive, ठीक है। अब अगर x y दिया हुआ है आपको तो you can easily take q of 1 and -1 and you get -1 in the range, so it's not positive, ठीक है, right, you can easily discard it by this। और इसको भी ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हो आप, है ना, you can put a 0 here and, है ना,
प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव आनी चाहिए कम से कम, यस, है ना। देन वाई नॉट सी, सी में भी तो प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव है। डी में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सो आप y को नेगेटिव ले लीजिए, x को 1 ले लीजिए, है ना। सो इफ आई फाइंड इमेज ऑफ 1 एंड -2, so I simply get 1 minus 2 which is -1, so that is less than 0, तो d भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। एंड फॉर b you can take for b you can take 1, x को 0 ले लेते हैं, है ना, तो फिर तो काम ही खत्म हो गया ठीक है ना। ओके, कैन आई डिस्कार्ड इट समहाउ एनी हाउ, है ना। सी में एक आइगन वैल्यू 0 है मैट्रिक्स बनाने के बाद, अच्छा, तभी सी का इलाज हो गया, 0 रेंज में आ गया, तो बी में भी तो आ रहा है, और नॉन जीरो के लिए पॉजिटिव होना चाहिए वैसे, है ना, एक्स वाई शुड बी नॉन जीरो। नहीं, मैं ऐसे ही नंबर रख के कोशिश कर रहा हूँ कि एक और डिस्कार्ड हो जाए, ठीक है ना। ओके, तो अगर 0 तो नॉन जीरो पे 0 आना चाहिए फिर, है ना, जो कि मिल नहीं रहा। चलो इसकी मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं। आई गेट ऑन डायगनल 1/2 एंड 1/2 एंड ऑफ डायगनल 1 एंड 1। इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। इफ आई टेक दिस एज ए मैट्रिक्स, एम आई गेटिंग डिटरमिनेंट 0? नो ना। हम्म, हम्म। देखो, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वाई स्क्वायर इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, बट ये 2xy जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और बड़ा आ जाएगा, है ना। सो यू विल गेट नेगेटिव वैल्यूज इन दैट केस, yes, like if I simply take, x and y, I have to take them less than 1. If I take x equal to 0.1, y equal to also minus 0.1, and then if I get the value, then I'll get negative, है ना। अच्छा, yes yes yes, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, that's my bad, 1 1 1 1 आएगी, बट मैं ऐसे भी डिस्कार्ड कर पा रहा हूँ इसको, है ना। इफ आई टेक दैम लेस देन 1, देन आई एम गेटिंग द सॉल्यूशन 1 एंड -1 will also do. If I take q of 1 and -1, then I'm getting 1 plus 2 ना -2 plus 1 which is 0, तो नॉन जीरो पे 0 आ गया, दैट मीन्स इट्स नॉट पॉजिटिव डेफिनाइट, है ना। इट कैन बी सेमी पॉजिटिव बट इट्स नॉट पॉजिटिव, सो आई कैन डिस्कार्ड सी एज वेल। अब बी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स वाई, एंड दैट इज वाई इट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। बाकी आप मैट्रिक्स बना के कर सकते हो, आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ डिफरेंट मेथड, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज बी इन दिस केस। यू कैन मेक द मैट्रिक्स एंड चेक कि क्योंकि सिमेट्रिक ही बनेगी, तो आपको सिर्फ आइगन वैल्यू चेक करनी है। इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, यू आर डन। इफ ऑल आर वन ऑफ देम इज नेगेटिव, देन इट्स नॉट पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला ट्राई करिए, ये थोड़ा ऐसे 2 क्वेश्चन आए हुए नेट में ही, जून 11 का, वैसे तो पुराना हो गया, बट ऐसे ही सिमिलर 2 क्वेश्चन आपके नेट पेपर में आए हुए हैं। So you guys can try this out. ए याद कर रखा है क्या?
आज किए हो, ठीक है ठीक है। ए देखो, ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है ना, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट इट, बट आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स का टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है कि जीटा बी अ प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि आपको दिया हुआ है जीटा टू द पावर 5, मैं इसको अल्फा ले रहा हूँ जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, ठीक है। यू हैव अल्फा टू द पावर 5 इक्वल टू 1, ठीक है ना। देन फ्रॉम हियर यू कैन गेट वन रिजल्ट वेरी क्विकली, that alpha to the power 5 minus 1 equal to 0. This implies that 1 plus alpha square plus alpha to the power 4 and multiplied by, मुझे चाहिए alpha to the power 5 in the positive, alpha minus 1 will be 0, that you can cross check। एक रियल रूट है इसके पास, that is -1। अब इसी इंफॉर्मेशन का यूज यहाँ पे आपको करना है ना। we define this, its norm of the vector, it's VA V transpose, where V transpose is the transpose of V, if W is equal to 1 minus 1 1 1 and -1, then the norm equals to what। तो सिंपली आपको कैलकुलेट करना है ना। अगर मैं ये यहाँ पे देखो, अगर आप 1 और -1 ऑपरेट करोगे तो एक्चुअली वो मल्टीप्लाई हो गया, साइन तो पॉजिटिव हो ही जाएंगे आपके पास में। सो सिंपली आप जब यहाँ पे ये ऑपरेट करोगे 1 -1 1 1 एंड -1, तो आपको पहली रो में जो एंट्री है वो आएगी, दूसरी में, तीसरी में, तो एक आपको वो मिल जाएगा कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर, जिसमें ये सारी एंट्रीज होगी बस, है ना। सो विल गेट दिस 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 एंड दिस इन अ रो, ठीक है। एंड इफ यू, और अ कॉलम, ठीक है, व्हाटएवर, इफ यू ऑपरेट अगेन 1 -1, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, है ना। सो यू विल गेट इट समवॉट लाइक दिस, कि स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ ऑल ऑफ दिस, है ना। 1 प्लस दिस अल्फा टू दी पावर -2 प्लस अल्फा टू दी पावर -1, है ना। 1 कहाँ से ले आया मैं, इन सब का सम सिंपली, सो आई गेट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू दी पावर -1 प्लस अल्फा टू दी पावर -2, दैट इज व्हाट यू विल गेट, है ना। अब इनको आप चेंज कर लो, दैट यहाँ से अल्फा टू दी पावर -1 इज इक्वल टू अल्फा टू दी पावर 4, है ना। तो ये अल्फा टू दी पावर 4 हो गया। अल्फा टू दी पावर -2 इज इक्वल टू अल्फा टू दी पावर 3, है ना, वो आप ऑपरेट करके इनवर्स, सो दैट इज अल्फा टू दी पावर 3। तो आपके पास 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू दी पावर 4, ये सारे, इन सब का सम क्या आता है। अल्फा तो जीरो है नहीं, बिकॉज इट्स अ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, तो दिस सम विल बिकम जीरो एंड हेंस दिस मस्ट बी जीरो, क्योंकि स्क्वायर रूट करोगे तो जीरो का क्या ही फर्क पड़ेगा उसे, वो जीरो ही रहना है, ठीक है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म से, ये ठीक है ना, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। जब आप ये वेक्टर ऑपरेट करोगे तो 1 और -1 डजंट मैटर, है ना। यहाँ पे अगर मैं सारे -1 कर देता, कुछ और -1 कर देता, इट विल रिमेन सेम, क्योंकि वो वापस उसी से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस हो जाएगा। सो ऑल यू विल गेट इज इन सब की डायगोनल एंट्री का सम आएगा आपके पास, है ना। डायगोनल एंट्री का सम जो आएगा वो आपका ये बन जाएगा फिर, विच इज 0। ये वाला ट्राई करिए। अ क्वाड्रेटिक फॉर्म QXYZ over R represents 0 non-trivially if there exists ABC belongs to R3 such that QABC is 0. Which of the following quadratic forms over R represents 0 non-trivially? ठीक है, देखो देखिए, नॉन ट्रिवियल मतलब कि आपको नॉन जीरो के लिए जीरो इमेज में आ जाए। ये भी आपका 2020 का, नवंबर के 2020 वाले पेपर में क्वाड्रेटिक फॉर्म के 3 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक फॉर्म के 3 क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। दो शायद 4.75 में, या फिर जो भी था, मतलब 10-12 नंबर का एक टॉपिक आया था क्वाड्रेटिक फॉर्म। करो देखिए, ये ट्राई करो, इसमें कुछ नहीं चाहिए, ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है।
व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ टाइम? कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? अच्छा लास्ट कमेंट है ना, इसमें देखना पड़ेगा। कहाँ गया? व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ टाइम बिफोर द एग्जाम? अच्छा आप पूछना चाह रहे हैं कि ये बचे हुए टाइम में आपको क्या करना चाहिए। देखो अभी पढ़ाई जितनी होनी थी वो तो हो ली है ना। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, पढ़ाई जितनी हो ली थी वो तो हो ली। अब अगर कुछ नया सीखने भागोगे तो हड़बड़ी मचेगी, और हड़बड़ी में पढ़ना, नया पढ़ना समझदारी भी नहीं है, और पेपर में उससे क्वेश्चन बनता भी नहीं है। जितना हो गया उसको रिवाइज कर सकते हो, थ्योरी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। उसके अलावा पेपर सोल्व करिए, PYQs लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपके पास कुछ टेस्ट हैं तो आप 2-3 दिन 4 दिन, लास्ट के 2 दिन में तो टेस्ट देना भी बिल्कुल मेरी तरफ से नहीं रिकमेंडेड है। आप 2 दिन तक तो लास्ट वाले में इतना दिमाग को खर्च मत करिए, रेस्ट दीजिए उसको, है ना, ताकि आराम से जाओगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आप। लास्ट के 2 दिन तो उनमें तो आपको सिर्फ थियरी देखनी है, बस ज़्यादा दुखी नहीं होना है। उससे पहले आप प्रॉब्लम्स लगा सकते हो बस, इससे अलावा आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ आपको करना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम्स लगाइए, एक प्रॉब्लम के पीछे फंसिए मत फॉर लॉन्ग टाइम। ट्राई टू फोकस ऑन कि जो टॉपिक पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करिए और उनके प्रॉब्लम लगाइए। एक ये है कि जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी बहुत पहले लगा चुके हैं उनको एक बार वापस देख सकते हैं, जिससे होता क्या है कि जो रिजल्ट आपने याद किए थे और भूल गए हो वो क्वेश्चंस की हेल्प से आपको वापस याद आ जाते हैं। सो दैट इज़ हेल्पफुल। बाकी एक बार 2 बार अगर आप रिवीजन कर सकते हैं पूरे कंटेंट का विद द प्रॉब्लम्स जो आपके पास हैं, दैट इज सजेस्टेड। क्योंकि वो प्रॉब्लम जैसे ही रिवाइज करोगे ना आप, तो वो आपको कॉन्सेप्ट देगा वापस से कि अच्छा इस प्रॉब्लम के पीछे ये कॉन्सेप्ट था, वो दिमाग में घुस जाएगा फिर से, है ना। नहीं तो हमें पता भी नहीं होता है और हम भूल चुके होते हैं कुछ चीज़ें। चलिए, a quadratic form qxyz over r represents zero non-trivially in which of the following conditions? So let's see। एक आंसर है मेरे पास ACD, बाकी मैं देख लेता हूँ। ABD, एक आया ABD। देखो फर्स्ट वाला तो एकदम गरीबों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे XY दिया हुआ है। यू कैन सिंपली चूज X और Y वन टू बी नॉन जीरो, है ना, लाइक 1 0 0। इसकी इमेज जो आएगी वो 0 आएगी। सो 1 इज फाइन, इट रिप्रेजेंट 0। यानी कि अब ये जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये आपकी या तो पॉजिटिव सेमी है या फिर पॉजिटिव है ना, या इनडेफिनाइट है या फिर सेमी है ना। ये अब पॉजिटिव डेफिनाइट या फिर नेगेटिव डेफिनाइट नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि रेंज में 0 आ गया नॉन जीरो पे। और पॉजिटिव डेफिनाइट भी आपकी ये सेमी पॉजिटिव तो हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं होगी क्योंकि डायगोनल पे 1 है। चलिए अगला, है ना, इसमें बोल रहा है एक्स वाई जेड इज एक्स स्क्वायर 3y² माइनस 2z²। देखो एक नेगेटिव आ गया ना, इसमें ला सकता हूं मैं 0 फॉर ऑप्शन बी। टेक √2 एंड 2। चलिए हाँ, है ना, इसको लाइक अगर मैं एक काम करूं, x इक्वल टू जेड ले लूं तो काम नहीं हो गया मेरा। x इक्वल टू जेड इक्वल टू वाई, ये x इक्वल टू, है ना, तीनों को बराबर ले लिया मैंने, भले कुछ भी ले लो तो नहीं हो जाएगा काम। देन आई गेट x² प्लस 3x² माइनस 2x², दैट इज 0, राइट। तो कुछ भी ले लो, तीनों को बराबर ले लो बस। सो सिंपली टेक 1 1 1 1 1 एंड 1। तो आह ये गड़बड़ है ना, ठीक ही तो है, क्या दिक्कत। हाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, 0 नहीं आ रहा है। इसको मॉडिफाई करके इसके बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ ना, नहीं काम हो रहा बराबर में, है ना, बराबर में नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यहाँ पॉजिटिव है ना,
हाँ नहीं हो रहा, आई नीड है भी तीनों पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर एंड प्लस 3y स्क्वायर, ये है, ठीक है ना, बट आई गेट रियल सॉल्यूशन फॉर श्योर, इस बात की तो गारंटी है। सो आई वॉन्ट 3y स्क्वायर इक्वल टू, है ना, देखना इसको मैं x इक्वल टू जेड ले लूँ तो, x इक्वल टू जेड ले लूँ तो आई वॉन्ट 3y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर, है ना, सो दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल, है ना, सो यू नीड जस्ट y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये ले लो, ठीक है ना। तो क्या वेक्टर लिया मैंने ओवरऑल, मैंने लिया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 and the last one is actually you know this x equal to z ले लिया ना मैंने, x itself, ये वेक्टर ले लो, ठीक है, दिस वन विल डू, क्योंकि मैंने इसी इक्वेशन को सोल्व किया ना, x equal to z ले लिया, so I got 3y square minus x square equal to 0, so 3y square equal to x square, so y square equal to this, if I take this kind of vector, जैसे मैंने लिया 1/3 and 1, that will do, है ना, these kind of vectors will do, तो b भी आपका सही है, ठीक है। डी में आपको दिया एक्स स्क्वायर एक्स वाई, तो यहां पे आप वाई को, है ना, वाई के साथ खेल सकते हो, नहीं वाई को 1 ले लो, सो डी के केस में 0 1 0 विल डू, सो डी इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इसमें सी में कोई दे पा रहा है कि सी प्रूफ हो गया है, सी की अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो इन्वर्टिबल आ रही है क्या, सी में कान उल्टा पकड़ लेते हैं, डायगोनल पे 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे आपके पास -1/2 एंड -1/2, तो इसको तो भूल जाओ, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं, नॉन जीरो आ रहा है डिटरमिनेंट, है ना, सो क्योंकि इसकी मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल आ रही है, तो नॉन जीरो पे जीरो तो नहीं आएगा, रेंज कभी भी, ये है क्या आपका, ये एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ही तो है ना, यही तो है, अब क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो नॉन जीरो पे जीरो तो नहीं देगा, ठीक है ना, सो दैट इज, बट ये साइन चेंज भी तो कर रहा है, पर जीरो तो नहीं आएगा, ठीक है ना, सो ए सी डी वुड बी द करेक्ट आंसर, सी इज कौन। इसमें जो मैं बोल रहा था आपको, इसके अंदर जब आप ये कर्नेल v अपॉन कर्नेल t माइनस फाइव वाई से, है ना, यस यस एग्जैक्टली, इसमें जो आपको दिया हुआ है v अपॉन कर्नेल t माइनस फाइव वाई, इसका जो मिनिमल आता है वो बचा हुआ आ जाता है ना, दैट वुड बी योर x माइनस एन एक्स स्क्वायर और समथिंग लाइक दिस, या सो बाय दैट लॉजिक इसमें आपके पास में, है ना, इसके अंदर जो है ये आपका स्केलर मल्टीपल आइडेंटिटी का इसलिए नहीं होगा क्योंकि इट विल बी अ सिंगुलर ऑपरेटर, सो यू कैन डिस्कार्ड डी बाय दैट लॉजिक, एंड सी में आपका इसका जो मिनिमल आएगा वो निकाल सकते हो आप, दैट विल बी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, दैट वी हैव टू चेक, कर्नेल फाइव है ना, टी माइनस फाइव वाई का कर्नेल क्या आएगा, ये सब, है ना, तो एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, इसका जो मिनिमल आएगा दैट वुड बी एक्स स्क्वायर, so you can use this, yeah, so this is true, है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, हाँ, नील इसके नल स्पेस में कौन जाएगा ना, दैट यू कैन कैलकुलेट, यस आर यू आर राइट, प्राइमरी पीडीएफ वी कैन यूज, अरे हाँ, कौन से ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, सी कैसे होगा, हाँ सी बताया ना, प्राइमरी डिकम्पोजिशन थ्योरम यू कैन यूज डायरेक्टली,
और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वर्टिबिलिटी मिल रही है तो वहाँ से काम बन जा रहा है आपका। ठीक है, चलिए इस सेशन में हमने स्टार्ट किया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक प्रॉब्लम से, एक दो वेक्टर स्पेस सब स्पेस की भी देखी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के प्रॉब्लम्स नहीं किए, बाकी लगभग हमने हर जगह से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है और मोस्ट रिसेंट PYQs ही देखे हैं। ठीक है ना, लीनियर का पेपर ऐसे ही आता रहा है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ये सब तो लीनियर की मतलब पहचान है। ऐसे क्वेश्चन आपको फिर से मिलते रहेंगे पेपर में, अगले में भी 45, 50, 55 मार्क्स का और 40-45 मार्क्स तक पेपर में देखे जाता है लीनियर अलजेब्रा अकेला। तो करते रहिए अपनी तरफ से ट्राई, अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड वेरी गुड सब्जेक्ट। फिर मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ में जिसमें कुछ नए क्वेश्चंस। मेरा टारगेट अगला सब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। मैं चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स पे भी एक मैराथन रखें जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स के हर टॉपिक के क्वेश्चंस देख लें, रिवाइज कर लें पूरा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की हेल्प से ही, क्योंकि वही है हमारे पास में कि अब मैं सिलेबस तो रिवाइज नहीं करा सकता, बट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस वी कैन रिवाइज द होल टॉपिक, सो दैट वी विल डू। अगली क्लास आपकी कॉम्प्लेक्स पे होगी। अगर आप किसी भी ग्रुप में या फिर कहीं भी ऐड नहीं है तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाके ऐड कर लें खुद को एक जगह पे कहीं पे भी, ताकि आपके पास अपडेट आते रहें। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस, सी यू ऑल। आई होप दीज सेशंस आर हेल्पफुल फॉर यू। अगर दिक्कत दुविधा कुछ आती है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, anyone any question, otherwise we are done for this session. Anyone any questions you can ask? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो? या यू वेलकम सुष्मिता, आरू एंड रेस्ट ऑफ यू गाइस। अब मेरा लास्ट डेज का, मेरा खुद का जो प्रॉब्लम मतलब प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस बताऊं तो आई वाज वेटिंग फॉर एग्जाम, है ना, कि मेरा सिलेबस हो गया है, मैंने रिवीजन भी कर लिया है, नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एग्जाम। कुछ टेस्ट दिए थे मैंने फुल लेंथ, और मैंने लास्ट टाइम से 3-4 दिन पहले जो नेट का जो मोस्ट रिसेंट पेपर था उसको एग्ज़ाम की तरह दिया था कि कितने मार्क्स जो हैं वो मैं उसमें स्कोर कर पा रहा हूँ, एंड देन उसको कंपेयर किया था कट ऑफ से। और वो एग्ज़ाम जो है वो इन्हें 2.5 घंटे में ही देना था, है ना। टाइम वॉच जो है, स्टॉप वॉच, वो मैंने 2.5 की ही लगाई थी। सो दैट्स थोड़ा क्रिएटिव मैंने किया था। बाकी इट वाज नॉर्मल फॉर मी, है ना, कुछ नया मैंने नहीं ट्राई किया था उस टाइम पे। जो सब्जेक्ट थे जिनसे मैंने सिर्फ फॉर्मूला याद किए थे, उन फॉर्मूलाज को मैंने फिर से एक बार अच्छे से देख लिया था, है ना। दैट इज सजेस्टेड टू ऑल ऑफ यू। या आई एम वेटिंग। अब देखो डेट भी आ चुकी और टाइम टेबल भी आ गया है, और सुबह 9 बजे पेपर है ना, हमेशा 2 बजे हुआ है। तो इस हिसाब से अपना शेड्यूल जो है वो ठीक करना स्टार्ट कर दें। ये मेरी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है आप सबको कि आपका जो शेड्यूल है वो उस हिसाब से सेट कर लो। आप अगर आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो कोशिश करो कि 9 से 12 तक दो। जिस टाइम पे आपको पेपर वाले दिन उठना है उस टाइम पे उठना शुरू कर दो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इम्पैक्ट डालती है आपके लिए। तो इन सबको आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, है ना।
है कोई क्वेश्चन? चलिए मैं 30 सेकेंड्स और वेट करता हूँ. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आई एम हियर ओनली. चलिए फिर, आई थिंक सफिशेंट इनफ टाइम टू वेट. अगर आपका कोई क्वेरी है तो लो आप मुझे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम देयर. Alright then, good night everyone. See you all in the another session. Bye. Keep it up.